काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी को ना कहना, यानी कि मना करना। शायद आपके साथ भी यही दिक्कत है और आप भी मना करने से डरते हैं क्योंकि आप किसी को निराश नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आपके बारे में वो क्या सोचेंगे। क्या ये सही है? और यदि आपका जवाब है हाँ, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप भी लोगों को खुश करने वालों में से हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये बात आपको नुकसान पहुंचाती है क्योंकि आप हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं। खैर, देर से आए दुरुस्त आए। अब समय आ गया है कि ऐसा करना छोड़ दें। अब मात्र कहने भर से तो आप बदलेंगे नहीं, तो आपको इस बात को समझना होगा कि इसको छोड़ने के पीछे आपको क्या मिलने वाला है। तो ये समरी आपको सिखाएगी कि दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना भी आप कैसे ना कह सकते हैं। है ना कमाल की बात? मतलब किसी को बुरा भी ना लगे और आपका भी काम बन जाए। वैसे देखा जाए तो ये एक आर्ट है और इसे आप भी बड़ी आसानी से अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो आइए फिर जानते हैं इस बुक समरी के बारे में जिसका नाम है द आर्ट ऑफ सेइंग नो, हाउ टू स्टैंड योर ग्राउंड, reclaim your time and energy and refuse to taken for granted without feeling guilty, जिसे लिखा है डेमन जेहरिएट्स ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो इस आर्ट को सीखने के लिए सबसे पहले हमें लोगों को खुश करने की आदत के बारे में समझना होगा। यानी कि आप किसी को एक अच्छा इंसान कब मानते हैं? क्या कोई तभी अच्छा होता है जब वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है? क्या अच्छे लोग भरोसे के लायक होते हैं? क्या वो हर वक्त दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं? एक अच्छे आदमी में ये गुण हो सकते हैं, लेकिन इन अच्छे लोगों के पीछे कुछ छिपा होता है। उनका सीक्रेट ये होता है कि वो लोगों को खुश करने वाले होते हैं। तो ऑथर डेमन भी ऐसे ही लोगों में शामिल थे जो लोगों को खुश करने में अपनी खुशी ढूंढते थे। जब भी कोई उनसे हेल्प मांगता था तो वो हमेशा हाँ कह दिया करते थे। डेमन हमेशा लोगों के लिए हाजिर रहते थे जिससे लोग खुश होते, लेकिन आखिर में इसने डेमन को दुखी कर दिया था। जब भी डेमन दूसरों को हाँ कहते थे तो उसका मतलब था कि हर बार डेमन खुद को ना कह रहे थे। उनके पास खुद के लिए कोई टाइम ही नहीं बचता था। वो दूसरों पर अपना टाइम, एनर्जी और सारा पैसा लुटा रहे थे। एग्जाम्पल के लिए, जब वो कॉलेज में थे तब उनके पास एक पिकअप ट्रक था। डेमन एक मूवर के तौर पर काम करने लगे थे। उनके सभी दोस्त उनसे उम्मीद करते थे कि वो उनके सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करेंगे, और डेमन ने भी हमेशा ऐसा ही किया। अपने दोस्तों की मदद करने के लिए कभी कभी उन्हें उस दिन का अपना सारा प्लान कैंसिल करना पड़ता था, इसलिए जल्दी ही वो अपने दोस्तों से परेशान हो गए। तो डेमन ने लोगों को खुश करने की आदत से कैसे छुटकारा पाया? सबसे पहले डेमन बैठे और इस बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि अगर वो हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को इम्पोर्टेंस देंगे तो वो अपनी ज़रूरतों को कब पूरा करेंगे। सच तो ये है कि आपकी ज़रूरतों को कोई और नहीं बल्कि आप ही को पूरा करना होता है। हमेशा दूसरों की ज़रूरतों का पहले ध्यान रखना आपके अंदर गुस्सा और अफसोस पैदा कर सकता है। डेमन एक ऐसी हालत में पहुंच गए थे जहां वो हर उस शख्स से नफरत करने लगे थे जिनसे वो प्यार करते थे। उनका मेंटल स्टेट बिगड़ गया था, लेकिन उन्हें कुछ बातों का एहसास हुआ। वो अभी भी दूसरों की मदद कर सकते थे, उन्हें बस खुद के बारे में पहले सोचने की ज़रूरत थी। लोगों की खुशी चाहना कोई बुरी बात नहीं है। आप खुद की खुशी का ध्यान रखते हुए भी तो दूसरों के लिए मौजूद रह सकते हैं। बस आपको पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए। ज़रा सोचिए, फ्लाइट में मौसम की खराबी की वजह से प्लेन में काफ़ी हलचल हो तो ऑक्सीजन मास्क सामने आ गिरता है। ऐसे में अगर आप पैसेंजर की पहले उनके मास्क लगाने में मदद करते हैं तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलने का रिस्क होता है। आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो पहले खुद को ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ता है, तभी आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। दूसरी बात, डेमन ने असर्टिव होना सीखा।
यानी बिना झिझके शक्ति से वो कहना जो वो कहना चाहते हैं। ये एक ऐसा हुनर है जिसमें सभी को महारत हासिल करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप पहले अपनी खुशियों और ज़रूरतों को हासिल करेंगे, भले ही लोग आपका साथ ना दें। एग्जाम्पल के लिए, आप और आपका दोस्त पॉलिटिक्स पर बातें कर रहे हैं। आप दोनों की सोच बिल्कुल ऑपोजिट है, फिर भी आप अपनी राय बयां करते हैं, भले ही आप एक दूसरे को एक आंख ना भा रहे हों। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने दोस्त को आप अपनी राय मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं। ना कहने के लिए असर्टिव होना पड़ता है। तीसरा, डेमन ये समझ गए थे कि उनके लिए ना कहना इतना मुश्किल क्यों था। अब आपको लग रहा होगा कि लोगों को ना कहना तो आसान होता है, आखिर एक शब्द कहना कितना ही मुश्किल होगा। डेमन ने महसूस किया कि ना शब्द कहना मुश्किल नहीं था, मुश्किल था ना कहने के बाद खुद को दोषी महसूस करना, अफसोस होना। भले ही ना कहना उनके अपने फायदे के लिए था, तो ना कहने के पीछे जो सोच होती है, जो हम सोचते हैं, वो तो आप जान ही गए हैं। अब आगे बात करते हैं इनकार करने से झिझकने के रीज़न के बारे में। अब ये पता लगाने की बारी आपकी है कि आपको इनकार करने में झिझक क्यों होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरह आप खुद को दोष देना बंद करेंगे। याद रखिए कि आप इसलिए इनकार नहीं कर पाते ताकि आपको बाद में अफसोस ना हो या बुरा ना लगे। पहली वजह तो ये है कि आपको ये सिखाकर बड़ा किया जाता है कि लोगों को ना कहना रूड होता है। आप ये भी सोचते हैं कि शायद आप ना कहकर लोगों की इंसल्ट करेंगे। आप उनके चेहरे को देखकर ये सोचने लग जाते हैं कि वो नाराज़ हो गए हैं या मायूस हुए हैं, और ये आपको काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन याद रखें कि इनकार करना कोई गलत बात नहीं है। खुद के बारे में सबसे पहले सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, खासकर जब आपके पास करने के लिए बहुत कुछ हो। असल में ये उसी शख्स की गलती होगी जो आपके इनकार को खुद की इंसल्ट मानता है। इसका मतलब होता है कि वो शख्स इनकार को पर्सनल तौर पर ले रहा है। वो ये नहीं मान पा रहा है कि आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, अपनी ज़रूरतें हैं। जब तक आप प्यार से इनकार करते हैं, तब तक आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं करना चाहिए। आप ना नहीं कह सकते। इसके पीछे की जो दूसरी वजह है वो ये है कि आप में सेल्फ इस्टीम की कमी है। हम सभी के अंदर एक क्रिटिक होता है। ये आपको डाउट से भर देता है। ये आपको याद दिलाते रहता है कि आप जितना सोचते हैं उतने अच्छे नहीं हैं। इसलिए आपको लगता है कि आपकी इच्छा और ज़रूरत दूसरों की इच्छा और ज़रूरत के सामने कुछ भी नहीं है। दूसरों की वैल्यू के सामने आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। सब लोग अपने सपने को हासिल करने में लगे पड़े हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो आप खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करेंगे, इसलिए आप हमेशा उन्हें हाँ कहते हैं। लेकिन पता है, ये बहुत ही गलत सोच है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या हासिल किया है या क्या नहीं किया है, आप फिर भी बहुत काबिल हैं। खुद को बेहतर बनाने का मौका आपको मिलना ही चाहिए। आपका हक बनता है कि आप दूसरों से पहले अपने बारे में सोचें। इनकार ना कर सकने की तीसरी वजह है कि आप झगड़े या बहस में नहीं पड़ना चाहते। इसी वजह से डेमन इनकार नहीं कर पाते थे। किसी का सामना करने से डेमन घबराते थे, इसलिए वो हाँ कह देते थे, जबकि असल में वो ना कहना चाहते थे। कोई आपको ना पसंद करे तो आपको बहुत बुरा लगता है। आप चाहते हैं कि आपको हर कोई पसंद करे, लेकिन ये नामुमकिन है। जब आप किसी की रिक्वेस्ट को ठुकरा देते हैं और वो शख्स निराश हो जाता है तो उसे रहने दीजिए। अगर आप हाँ कहते हैं, भले ही आप असल में ना कहना चाहते हों, तो ऐसे में आप उस शख्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इस तरह आप खुद की फीलिंग्स को अनदेखा कर रहे हैं और इससे आप खुद से नाराज़ हो सकते हैं। हमेशा हाँ कहने की आदत से छुटकारा पाना मुश्किल है, इसलिए डेमन ने इससे छोटे छोटे स्टेप्स में छुटकारा पाया।
शुरुआत में उन्होंने उन सिचुएशंस में ना कहना शुरू कर दिया जहां उन्हें बहस का बिल्कुल भी डर नहीं था। एग्जाम्पल के लिए, वो एक स्टोर में बहुत सारे सेल्स पर्सन के पास से गुजरते और सब उन्हें कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहते, तो डेमन उन्हें मना कर देते। इसी तरह धीरे धीरे आप अपनी फैमिली, दोस्तों और साथ में काम करने वालों को भी इनकार करना सीख ही लेंगे। इनकार करना, मना करना किसी मसल की एक्सरसाइज करने जैसा ही है। आप जितना इसका यूज़ करेंगे ये उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। तो इनकार करने का रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है, ये हमने जान ही ली। और अब जानते हैं उन 10 स्ट्रेटजीज़ के बारे में जिसमें आप ना कह सकते हैं, और वो भी बिना किसी गिल्टी के, यानी कि बिना किसी अफसोस के। तो पहली स्ट्रेटजी है डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, यानी सीधी और सटीक बात करना। क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में रहे हैं जहां पर आपको बहुत सारे काम हैं, आपको एक रिपोर्ट ख़त्म करनी है और कल आपको एक प्रेजेंटेशन भी देनी है, उसके ऊपर से आपको अपने कलीग के साथ सीरियस डिस्कशन भी करना है, यानी आप फुल टेंशन में हैं और बहुत बिजी हैं। तभी दूसरा कलीग आपके डेस्क के पास आता है और पूछता है कि क्या आपके पास उसकी मदद करने का वक्त है। आप थोड़ा हिचकिचाते हैं और आप कहते हैं कि आप बहुत बिजी हैं और आपके पास टाइम हो पाएगा या नहीं, आप उसके लिए समय निकाल पाएंगे या नहीं, आपको मालूम नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना है। टाल मटोल जवाब और घुमाकर बात करने से लोग आपके ऊपर प्रेशर डालने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। आपकी झिझक से लोगों को मौका मिलेगा कि वो आपको हाँ कहने के लिए जोर डालें। इसकी बजाय इनकार करते समय आपको स्पष्ट कहना चाहिए। इनकार को साफ साफ शब्दों में कहें। कहिए कि आपको अफसोस है क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। एक सही बहाना भी तैयार रखें। हो सकता है कि अगला शख्स आपके बहाने पर यकीन ना करे, लेकिन आपको डायरेक्ट होना है और ईमानदारी और इज्जत से इनकार करना है। अब आती है दूसरी स्ट्रेटजी और वो है आपको टाइम नहीं मांगना है। ये पहली स्ट्रेटजी की तरह ही है। कभी कभी आप ना कहने की हिम्मत बटोरना चाहते हैं। आप उस शख्स से कहते हैं कि आपको उसकी रिक्वेस्ट के बारे में सोचने के लिए और ज़्यादा वक्त चाहिए, भले ही आपका जवाब पहले से ही ना तैयार है। आप समय मांगकर सोचते हैं कि इससे आपको उस शख्स का सामना या फिर उससे बहस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपको ना कहने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे 3 कारण हैं, 3 रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि टाइम मांगने पर हेल्प मांगने वाले का हौसला बढ़ेगा। वो उम्मीद लगाएगा कि आप हाँ कहेंगे क्योंकि आप अपना टाइम ले रहे हैं। लेकिन जब आप आखिर में इनकार करेंगे तो वो चिढ़ सकता है, और वो पूरी तरह गलत भी नहीं है क्योंकि टाइम मांगकर आपने उसकी उम्मीद बांधी और उसका भी टाइम वेस्ट किया। दूसरा रीज़न है कि आप टाल मटोल करेंगे तो उसे आपके ऊपर दबाव बनाने का पूरा मौका मिलेगा और आप हाँ कहने पर मजबूर हो जाएंगे। तीसरी वजह है कि आप अपनी और सामने वाले शख्स यानी कि दोनों की प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हैं। आप ना कहने के बारे में सोचने का बेकार वक्त जाया करेंगे और वो शख्स भी आपके हाँ कहने के इंतज़ार में अपना वक्त गंवाएगा। अगर आप फ़ौरन मना कर देंगे तो वो आपका इंतज़ार करने की बजाय किसी और से हेल्प मांग सकेगा। तीसरी स्ट्रेटजी है ना के बदले किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करना। ज़्यादातर लोग सेंसिटिव होते हैं। ठुकराए जाने पर उनमें से काफ़ी लोग नेगेटिव रिएक्शन भी देते हैं। आपको बस नहीं कहने का ढंग बदलना होगा। एग्जाम्पल के लिए, आपके अंकल उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए कहते हैं। आमतौर पर ना कहना और वजह देना ही काफ़ी होता है, लेकिन आपके अंकल सेंसिटिव किस्म के इंसान हैं और वो इससे नाराज़ हो सकते हैं। तो आप दूसरे तरीके से इनकार कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप उन्हें एयरपोर्ट तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का काम है जिसे आपको निपटाना होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि आपको इसे ख़त्म करने के लिए डेडलाइन दी गई है और अगर ये टाइम से पूरा नहीं हुआ तो इससे काफ़ी लोगों का भरोसा आप पर से उठ जाएगा।
इस ढंग से इनकार करने पर सामने वाले को ये एहसास होता है कि आपकी पहले से ही कमिटमेंट की हुई है। ये उन्हें बताएगा कि आपके पास ऑलरेडी ऐसी जिम्मेदारी है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। अब बात करते हैं चौथी स्ट्रेटेजी की, जो है बहाना देने की कोशिश छोड़ना। चौथी स्ट्रेटेजी आपको तीसरी स्ट्रेटेजी के खिलाफ लग सकती है, लेकिन याद रखिए कि तीसरी स्ट्रेटेजी सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होती है जिन्हें बहाने से चुप नहीं कराया जा सकता। ऐसे लोगों को बहाना देना उल्टा पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई दोस्त आपसे उसके बच्चे की देखभाल करने की कह सकती है। आप एक झूठा बहाना देते हैं कि आपको ऑफिस में देर तक रुकना पड़ सकता है, लेकिन आपकी दोस्त ने रात की किसी पार्टी में आपकी फ़ोटो देख ली है। तो ये तो साफ है कि आप बहाने बनाने से खुद को दोषी महसूस कर सकते हैं। ये आपको ऐसा दिखाएगा जैसे आप भरोसा करने के लायक हैं ही नहीं। साथ ही सामने वाला बहाने से आपकी कमियां ढूंढ सकता है। जैसे कि बच्चा संभालने का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। आपकी दोस्त कह सकती हैं कि आप आज रात उसके बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो शायद कल आप ऐसा कर लेंगे। इसलिए प्यार और इज्जत से इनकार कीजिए और कोई बहाना मत दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पांचवी स्ट्रेटेजी की, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना। जब कोई आपसे उनके लिए कुछ करने को कहता है तो आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता। अब ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। आप में अपना पैसा, एनर्जी या वक्त किसी को देने की काबिलियत है, लेकिन आप तय करते हैं कि आप मदद नहीं कर सकते। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर सकता ये कहना लगता है कि मानो हम काबिल नहीं हैं। एक तरीके से आपका कहना है कि आपका फैसला आपके हाथों में नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हेल्प करने का ऑप्शन आपकी काबू से बाहर है। जरा सोचिए, मैं नहीं कर सकता किसी और बात या किसी और पर जिम्मेदारी डालने जैसा है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि किसी और की वजह से आप कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता कहने की बजाय मैं नहीं चाहता कहना शुरू कर दीजिए। ये आपके फैसले पर आपके हक को मजबूत करता है। आप इससे ये दिखाते हैं कि आप अपना टाइम और एनर्जी खुद पर खर्च करना चाह रहे हैं, किसी और पर नहीं। छठी स्ट्रेटजी है रिक्वेस्ट करने वालों को बाद में दोबारा पूछने के लिए कहना। नहीं, ये देरी करने की स्ट्रेटेजी नहीं है। ये वो स्ट्रेटेजी है जिसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब कोई आपसे अर्जेंटली हेल्प मांगता है। एग्जाम्पल के लिए, आपका कलीग जल्दबाजी में ऑफिस आता है और कहता है कि उन्हें एक ज़रूरी काम है और आपकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन आप भी उस वक्त अपने काम को संभाल रहे हैं। तो उससे कहते हैं कि आप अभी उसकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन यदि उसे शाम 4 बजे के बाद भी मदद की ज़रूरत है, तब आप उसकी मदद करने के लिए फ्री हो जाएंगे। लेकिन ये पक्का ज़रूर कर लीजिए कि आपका ऑफ़र वाकई में सही हो, क्योंकि आपके कलीग को शाम को भी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा कहना ये बताता है कि आप भी मदद करना चाह रहे हैं। ये एक असरदार स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ये आपको पहली प्रायोरिटी देता है। वैसे याद रखिए, अगर वो फॉलो अप करते हैं और आपसे दोबारा पूछने आते हैं तो आप हाँ कहने के लिए मजबूर नहीं हैं। सातवीं स्ट्रेटेजी है अपनी अवेलेबिलिटी यानी कि मौजूदगी के बारे में झूठ बोलने से बचना। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि झूठ बोलना कभी भी एक स्ट्रेटेजी तो नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना आसान है, नकली डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लाना भी आसान है, लेकिन ये आपको आगे फ्यूचर में नुकसान दे सकता है। आप खुद के रीजंस को गलत ठहराने में लगे रहते हैं। आपको लगता है कि आप मदद करना नहीं चाहते, इसलिए सिर्फ ना कहना काफ़ी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, आपको हर वक्त दूसरों के लिए गाड़ी चलाना पसंद नहीं है, तो आप झूठ बोलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। इसकी बजाय पोलाइटली मना कीजिए और कहिए कि आप आराम करने का प्लान बना रहे हैं। कहिए कि हमेशा ड्राइवर बनना आपको पसंद नहीं है। वैसे ये सुनने या कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सिर्फ अपने दिल की बात बता रहे हैं। आप खुद के लिए मौजूद हैं, इसके लिए अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों के बारे में नहीं सोचेंगे तो आखिर कौन सोचेगा। 8वीं स्ट्रेटेजी है एक ऑप्शन देना। मान लीजिए आप अपनी दोस्त की हेल्प करना चाहते हैं, उसे अपना रिसर्च पेपर पूरा करना है, लेकिन आपके पास भी बहुत सारा काम है। आप अपनी जिम्मेदारियों को यूं ही नहीं छोड़ सकते, तो आप उसे ऐसे लोगों के बारे में सजेस्ट करते हैं जो उसकी हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई और दोस्त हो और उसको भी रिसर्च पेपर लिखना है। मान लीजिए कि आपके उसी दोस्त ने आपसे पहले भी मदद मांगी थी। पिछले महीने आपसे उसने एक चैरिटी ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा था और इस महीने वो आपसे उसके रिसर्च पेपर में हेल्प करने के लिए कह रही हैं। आपके पास दोनों में हेल्प करने का टाइम और एनर्जी नहीं है, तो आप अपने दोस्त को खुद ही ऑप्शन चुनने के लिए कहिए। उनसे पूछिए कि उसे किस में ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों काम में तो हेल्प नहीं कर सकते। इससे उसे ऐसा एहसास होगा कि आपकी भी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा करना ही पड़े। एक ऑप्शन ऑफर करना गुडविल जेस्चर है और इसे सिर्फ तभी ऑफर कीजिएगा अगर आप वाकई में हेल्प करना चाह रहे हैं। 9वीं स्ट्रेटेजी है किसी ऐसे दूसरे शख्स का नाम देना जो बेहतर क्वालिफाइड या जानकार हो। अगर आप हेल्प करना भी चाहते हैं तो कुछ ऐसा है जो आपको ऐसा करने से रोक सकता है। आप महसूस करते हैं कि कोई और है जो आपके दोस्त की हेल्प आपसे बेहतर कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आपका एक दोस्त आपसे एक खुद की लिखी हुई नोवेल पढ़ने के लिए कह रहा है ताकि आप उसे अपनी राय दे सकें। आपको पढ़ना अच्छा लगता है और आप अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसे और भी लोग हैं जो आपसे ज़्यादा जानकार और एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप अपने दोस्त को उनके पास भेज सकते हैं। आप उसे इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसे एक ऐसे शख्स की तरफ भेज रहे हैं जो उसकी हेल्प करने के लिए ज़्यादा काबिल है। 10वीं स्ट्रेटेजी है अपनी बैंडविड्थ की कमी के बारे में बताना। यही वो स्ट्रेटेजी है जिसे डेमन अक्सर यूज़ करते हैं। उनके पास रोज़ के काम करने के लिए एक टू डू लिस्ट रहती है और ये आमतौर पर कई और काम और एक्टिविटीज़ से भरा होता है। उनके पास करने को बहुत से काम होते हैं, जैसे फैमिली से मिलना और सोशल जिम्मेदारी निभाना। एक बार उनके दोस्त ने डेमन से पूछा कि क्या वो किराए का घर ढूंढने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। डेमन को मना करना पड़ा क्योंकि एक घर ढूंढने में काफ़ी वक्त लगता है। उनके दोस्त ने जोर देकर कहा कि इसमें सिर्फ 1 घंटा लगेगा। डेमन ने महसूस किया कि वो उसे हाँ कहने के लिए मजबूर कर रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी लिस्ट निकाली और अपने दोस्त को अपना दिन भर का शेड्यूल दिखाया, जिसमें उनकी मीटिंग और अपॉइंटमेंट के टाइम लिखे हुए थे। तब उनके दोस्त ने महसूस किया कि डेमन बेवजह ना नहीं कह रहे थे, वो वाकई में बहुत बिजी थे। तो हेल्प करने की बैंडविड्थ ना होना यानी कि समय की कमी होना हेल्प मांगने वालों को समझाएगा कि आप वाकई में बिजी हैं। इससे आप किसी तरह के दबाव में आने से भी बच सकते हैं। तो ये थी 10 स्ट्रेटेजीज जहां पर आप ना कह सकते हैं बिना अफसोस के। लेकिन अभी यहाँ पर आपके लिए बोनस स्ट्रेटेजी भी है। पहली बोनस स्ट्रेटेजी है अपनी बात पर डटे रहना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके ना कहने पर भी आप पर तब तक दबाव डालते जाते हैं जब तक उन्हें आप शक्ति से मना नहीं कर देते। तब भी वे आपको हाँ कहने को मनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपने गलत फैसला किया है, लेकिन याद रखिए कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं और ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। मान लीजिए कि आपके ना कहने के बावजूद भी कोई मान नहीं रहा है, तो उन्हें ढिठाई से लेकिन रिस्पेक्ट के साथ बताइए कि आप अपनी बात पर डटे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि आप हेल्प मांगने वाले से पूछिए कि क्या उसने किसी और से हेल्प के लिए पूछा है। हो सकता है कोई और काबिल शख्स उसकी हेल्प कर पाए। दूसरी बोनस स्ट्रेटेजी है पोलाइट होना। अगर कोई आपकी ना को नहीं मान रहा है तो ये परेशानी की बात हो सकती है, खासकर तब हेल्प मांगने वाला अपनी हद पार कर देता है। आप भी अपना आपा खो सकते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है
और ना ही हार माननी है। सामने वाला शख्स जो भी कर रहा है उससे जाहिर होता है कि वो कौन है। इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं। आपको हमेशा प्यार और इज्जत के साथ इनकार करना चाहिए। तीसरी बोनस स्ट्रेटेजी है मौका खोने के डर का सामना करना। लाइफ में मौके कम ही मिलते हैं, फिर चाहे वो ऑफिस में आपका प्रमोशन हो या फिर दोस्तों से मिलने का मौका हो। आपको डर लगता है कि ना कहने से आप कुछ मौके खो देंगे, इसलिए आप हाँ कह देते हैं, भले ही आपके पास टाइम, एनर्जी या पैसा ना हो। मौका खोने का डर आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। आप लगातार अंदाजे लगाते रहते हैं और खुद से सवाल करते रहते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपके सामने मौका है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस मौके को लेना चाहिए। हमेशा हाँ कहने का क्या रिजल्ट होता है उस बारे में ज़रूर से सोचिए। आपको कितना काम करना पड़ेगा ये भी सोचिए। हर रात दोस्तों के साथ बाहर जाने पर आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। मौका हाथ से निकलने का डर तो रहेगा, लेकिन जान लीजिए कि ये धीरे धीरे आसान हो जाएगा। तो ना कहना कितना आसान और कितना मुश्किल है और किन किन सिचुएशंस में कैसे ना कह सकते हैं और ना कहने की बजाय आप क्या क्या कह सकते हैं, ये सब कुछ हमने सीख लिया है। अब अंत में हम उन ज़रूरी की पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं जो हमने सीखे हैं और जो स्टेप लेने हैं। सबसे पहले आपने सीखा कि आपको दूसरों को खुश करने की आदत को छोड़ना होगा। हमेशा लोगों को हाँ कहना आपकी अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को ना मानने जैसा होता है। आप लोगों को ना नहीं कह सकते, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम, एनर्जी और पैसा खर्च करना पड़ता है। दूसरी बात आपने सीखी कि लोगों को साफ साफ इनकार करना बेहतर होता है। इससे वे समझ जाएंगे कि आप पहले खुद के बारे में सोचना चाहते हैं। ये किसी को नीचा दिखाना नहीं है, ना ही किसी की बेइज्जती करना है। इनकार की वजह ये है कि बस आपके लिए जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो हैं आप खुद। तीसरा, आपने इनकार ना कर सकने के पीछे की वजहों के बारे में भी जाना। वजहों का पता लगाना ज़रूरी है। इस तरह आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको इनकार करना मुश्किल क्यों लगता है। चौथा, आपने कई सारी स्ट्रेटेजीज़ के बारे में जाना जो आपको इनकार करने में हेल्प करेंगी। हमेशा साफ और सीधी बात कीजिए। बहस या तकरार से बचने के लिए कभी झूठ मत बोलिए। अगर सामने वाला शख्स नाराज़ हो जाए तब भी अपने फैसले पर डटे रहिए। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते तो उसे कोई ऑप्शन दीजिए। आप जो भी करें रिस्पेक्ट के साथ करें। अगर सामने वाला शख्स अपना आपा खो दे तो आपको उसकी बराबरी नहीं करनी है। अपने लिए खड़ा होना मुश्किल हो सकता है, दूसरे लोगों को खुश करना आसान होता है। अगर वे खुश हैं तो आप भी खुश हैं, है ना? लेकिन इस तरह से आप अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं जी सकते। खुद के बारे में पहले सोचने का वक्त आज का है। आप अपने बारे में सोचेंगे तो आप सेल्फिश नहीं कहलाएंगे। खुद को दूसरों से पहले रखना स्वार्थ नहीं है, आप सिर्फ उसे प्रायोरिटी दे रहे हैं जो आप चाहते हैं। क्योंकि आपका ख्याल आप नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। हमें दूसरों की मदद ज़रूर करनी है, लेकिन सबसे पहले अपनी मदद करना ज़रूरी है। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये समरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये समरी सुनने के बाद आप किसको सबसे पहले रिस्पेक्ट से ना कहने वाले हैं और कौन सी स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हैं आप हमें ये भी बता सकते हैं। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो चलिए फिर जल्द होगी मुलाकात एक नई बुक समरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।